अभी मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ के घोड़ा पड़ाव में। अब यहां से केदारनाथ मात्र 1.5 किलोमीटर है और को ग्लेशियर के बीच से वॉक करना पड़ता है। हमारे दोनों तरफ ग्लेशियर है, आप देखेंगे इधर भी ग्लेशियर है और इधर भी ग्लेशियर है। तो ये पहले यूँ कहते हैं कि केदारनाथ में जो हवाएं आती हैं वो स्वर्ग से आती हैं। तो आप सोचिए जब आप इस प्रांगण में पहुंचेंगे और आप उन हवाओं को फील करेंगे तो आप केदारनाथ में केदारनाथ मंदिर के अलावा अब यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण है मैं इस समय सोनप्रयाग में हूँ और आज की जो मेरी यात्रा है वो होने वाली है केदारनाथ की ओर। तो रात के इस समय 3 बज रहे हैं और आप देखेंगे लगभग लोग 12 बजे से 1 बजे से लेके लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि सोनप्रयाग में पुलिस का बैरियर है और वहाँ से लंबी लाइन में आपको लगना पड़ता है केदारनाथ जाने के लिए। तो सोनप्रयाग में अभी यहाँ पे मैं अभिषेक होटल में हूँ, जहाँ पे कि मैं रात को रुका था और यहाँ से मैं अब चलूँगा जो सामने सड़क है केदारनाथ की ओर। यहाँ सोनप्रयाग में ही पुलिस का बैरियर है और यहाँ पे ही यात्रियों के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं वो चेक होते हैं। मैं सोनप्रयाग में स्कैनिंग के बाद हम चल पड़े हैं आगे की ओर और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सुबह सुबह की भीड़ लगभग अभी 3:15 का टाइम हो रहा है और काफ़ी लोग अभी से दिख रहे हैं केदारनाथ जाने के लिए। मैं सोनप्रयाग में जो पुल है उसको पार करने के बाद आप पहुँचते हैं यहाँ पे जहाँ से आपको गाड़ी मिलती है गौरीकुंड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लोकल टैक्सी शेयरिंग टैक्सी लेंगे और गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम अपने टाटा सुमो से उतर चुके हैं और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि गौरीकुंड का लास्ट बस स्टॉप है, रोड साइड है और यहाँ से हम लोग जाएंगे केदारनाथ की ओर। तो गौरीकुंड मार्केट में प्रवेश करने वाले हैं और भीड़ भाई अभी बहुत ज़्यादा होने वाली है। चलो आ जाओ। ये गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव है। अगर आपको घोड़ा चाहिए, पालकी, कंडी तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा और जिला पंचायत के यहाँ पे फिक्स रेट होते हैं। आप वहाँ से उनका टोकन काटते हैं और यहाँ से केदारनाथ जाते हैं। हमने अभी लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक किया है और ये पहली बार है जब आपको हिमालय के दर्शन होते हैं। हिमालय की रेंज यहाँ से दिखती है। मैं चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं भीमबली पे और अब भीमबली से हम नदी के उस तरफ जाएंगे और यहाँ से केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो एक्चुअल में शुरू होती है। अभी तक जो स्लोप था वो एकदम ग्रेजुअल था और यहाँ से मॉडरेट होता है या कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है। तो इसके बाद आपकी सांसें फूलने वाली है क्योंकि चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने गौरीकुंड से 7 किलोमीटर का ट्रैक किया है और अभी हमें 9 किलोमीटर और चलना है। और अगर मैं पुराने रास्ते की बात करूं तो हम लोग लगभग रामबाड़ा के पास में हैं, जो कि उस तरफ से रास्ता जाता था नदी के उस तरफ, और नया रास्ता जो है लिंचोली से होके जाता है।
तो आप देख सकते हैं पीछे जो नदी है वो मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ के चौरावाड़ी ग्लेशियर से आती है। और अब यहाँ से जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत होते जाते हैं। तो साथियों, अभी मैं पहुंच चुका हूं छोटी लिंचोली में, और अब यहां से केदारनाथ मात्र 8 किलोमीटर है। तो हमने लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं और इसके बाद बड़ी लिंचोली आएगा। और आप देखेंगे केदारनाथ में हर प्रकार के लोग आते हैं। कुछ डंडी से जाते हैं, कुछ कंडी से जाते हैं, कुछ घोड़े खच्चर से जाते हैं और कुछ लोग पैदल भी चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं जो मेन लिंचोली है, जिसको बड़ी लिंचोली भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप लिंचोली पहुंच गए तो मतलब आप केदारनाथ लगभग पहुंच ही गए। आपकी 70% यात्रा केदारनाथ की पूरी हो गई। रहने के लिए यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था है। अगर आप गौरीकुंड से चलते हैं और चलते चलते आपको रात हो जाती है तो आप लिंचोली में भी रुक सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे है। और इस समय लिंचोली में पहुँचते ही चमचमाती धूप यहाँ पे हिमालय में पड़ रही है। यहाँ पे अभी हमको ग्लेशियर के बीच से वॉक करना पड़ता है। हमारे दोनों तरफ ग्लेशियर है, आप देखेंगे इधर भी ग्लेशियर है और इधर भी ग्लेशियर है। तो ये पहली बार है जब हम ग्लेशियर के बीच से वॉक करते हैं और ये अलग ही फील देता है इस केदारनाथ यात्रा में। बड़ी लिंचोली को पार करने के बाद जो केदारनाथ की दूरी है वो मात्र 4 किलोमीटर रह जाती है और यहाँ से आपको घोड़ा पड़ाव बेस कैंप दिखना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि आप भगवान भोलेनाथ के बहुत नज़दीक हैं। अब यहाँ से इतनी चढ़ाई नहीं है, एक छोटी सी चढ़ाई है, उसको पार करना पड़ेगा और आप पहुँच जाएंगे बेस कैंप में। और बेस कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहीं केदारनाथ के पास में एक खूबसूरत ग्लेशियर है जिसमें कि आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी लोग इसमें खेलने के लिए जा रहे हैं, बर्फ़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलेंगे। अभी तो ये पूरा 1-1.5 महीना रहेगा। अगर आप जून एंड तक भी आते हैं तो शायद ये ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से जाता है हमारा रास्ता केदारनाथ बेस कैंप की ओर। और अगर आप देखेंगे तो इस समय जो घोड़ा पड़ाव है वो खचाखच भरा हुआ है। कुछ आने वाले लोग हैं, कुछ जाने वाले लोग हैं, लेकिन ज़्यादा जाने वाले लोग हैं या आने वाले लोग हैं ये पता ही नहीं लग रहा है। घोड़ा काफ़ी भीड़ है इस समय घोड़ा पड़ाव में। तो उम्मीद यह है कि मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होगी। और यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे भगवान केदारनाथ का मंदिर। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ केदारनाथ के घोड़ा पड़ाव में। अब यहाँ से केदारनाथ मात्र 1.5 किलोमीटर है। और अगर आप घोड़ा खच्चर करते हैं तो केवल यहाँ तक ही घोड़ा खच्चर आते हैं, इससे आगे नहीं जाते। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके झगड़ा करते हैं कि भैया हमें मंदिर तक छोड़ दो। नहीं, घोड़ा खच्चर का जो लास्ट स्टेशन है वो यहीं पे है। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। भाई यहाँ से जो मंदिर का रास्ता है वो काफ़ी पैक लग रहा है। मतलब बहुत सारे श्रद्धालु इस समय यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ तो नीचे जाने वाले भी हैं। तो घोड़ा पड़ाव को मैंने छोड़ दिया पीछे और अब मैं जा रहा हूँ आगे की ओर। और आगे का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ बेस कैंप में। और मंदिर जाने से पहले मैंने यहाँ पे एक टेंट हाउस लिया है जहाँ पे मैं रात को रुकूंगा। और केदारनाथ आते हो ना तो ये सबसे बड़ा महाभारत है कि यहाँ पे रूम्स मिलते नहीं है, तो इसलिए आपको पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। और कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा आ गई तो आपको भारी रहना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पे आएँ तो व्यवस्था करके आएँ। तो साथियों, ये अपना टेंट है, यहाँ पे स्टे है हमारा। और दिखाता हूँ आपको कैसे हमारा टेंट है। तो ये है जहाँ पे हम आज रात रुकने वाले हैं। तो अच्छा टेंट है, साफ़ सुथरे स्लीपिंग बैग हैं, गद्दे हैं। ठीक है बोलते हैं। तो यहाँ पे रुकने वाले हैं हम आज रात को। तो थोड़ी देर आराम करेंगे फिर जाएंगे मंदिर में।
भाई हम लोग कैंप में पहुंचे ही थे और थोड़ी देर रेस्ट किया और लंच किया। इतनी देर में यहाँ पे बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई है, तो अभी यहाँ पे ओला गिर रहा है जो कि लाइट फॉर्म बर्फ भी जिसको बोलते हैं। और ऐसे में भी बहुत सारे लोग मंदिर जा ही रहे हैं, तो आप देखेंगे आगे अभी आगे का दृश्य। सारे लोग बर्फ में ओले में जो है मंदिर जा ही रहे हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठंडा कितना हो रहा है, बर्फ गिर रही है, क्या हो रहा है, मंदिर जाना है तो जाना है बस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर जो हिमालय है वहाँ पे कोई बर्फबारी नहीं है इस समय और अच्छी धूप वहाँ पे निकली हुई है। उम्मीद यह है कि थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाएगा और जो सारे लोग हैं यहाँ पे उनके लिए थोड़ा ये अच्छा सुहावना मौसम हो जाएगा। जब आप केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है और आपको दिया जाता है टोकन, और टोकन के हिसाब से ही आपको दर्शन मिलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ से सीधे आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे पुलिस आपको रोक देगी और आपको क्यों में लगना पड़ेगा, सामने से टोकन ले जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप मंदिर के लिए जाते हैं। केदारनाथ यात्रा में कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ घोड़े खच्चर से आते हैं, कुछ कंडी और डंडी से आते हैं, तो वहीं कुछ लोग अब हेली से भी आते हैं। तो अगर आप केदारनाथ हेली से आते हैं तो यहाँ पे हेलीपैड है और यहाँ से केदारनाथ मंदिर की जो दूरी है मात्र आधा किलोमीटर है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपको मंदिर तक चलने के लिए जो दूरी है वो कम पड़ जाएगी, मतलब थोड़ी सी है, आप जल्दी से मंदिर में पहुँच जाओगे। तो साथियों अभी मैं केदारनाथ मंदिर के एकदम पास में हूँ और जैसे आप केदारनाथ मंदिर के पास में आते हैं आपके मन में ऐसे धुकधुकी सी होने लग जाती है, एक खुशी का गुब्बारा आपके मन में फूटता है। साथ में केदारनाथ मंदिर के अलावा अब यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ पे बना हुआ बड़ा सा ओम है। पिछले साल ही इसकी स्थापना यहाँ पे की गई और तब से लेके अब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इसको देखते हैं। मतलब लोगों के लिए ये बहुत ही यहाँ की केदारनाथ की खूबसूरती को बढ़ा देता है। और अगर आप ठीक इसके पीछे देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ का वो प्रांगण जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आइए आपको लेके चलते हैं भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में। मंदिर में अंदर दर्शन के लिए आपको इन लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और जैसे आपकी बारी आएगी आपको अंदर मंदिर में भेज दिया जाएगा और आप दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में। पीछे आप देख सकते हैं केदारनाथ जी का खूबसूरत मंदिर जो कि फूलों से सजा हुआ है और हर आदमी का सपना होता है कि जीवन में एक बार वो केदारनाथ आए। और यूँ कहते हैं कि केदारनाथ में जो हवाएं आती हैं वो स्वर्ग से आती हैं। तो आप सोचिए जब आप इस प्रांगण में पहुँचेंगे और आप उन हवाओं को फील करेंगे तो अपने आप को कितना धन्य महसूस करेंगे। और यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आप हर पहाड़ी में देखेंगे अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंदिर है और उन्हीं में से एक मंदिर है भगवान केदारनाथ का। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर केदारनाथ का मंदिर। तो मैं इसमें केदारनाथ के मंदिर में हूँ। मैंने अपनी ये जर्नी सोनप्रयाग से शुरू करी थी और सोनप्रयाग से चलते चलते आपको पूरा बताया कि केदारनाथ में कैसे आना है। अब आपको दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा वहाँ से और दर्शन करने पड़ेंगे। अंदर का वीडियोग्राफी हम कर नहीं सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप बाबा भैरवनाथ की यात्रा करते हैं। तो अगली जो मेरी यात्रा होने वाली है वो भैरवनाथ की होने वाली है, उसको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे केदारनाथ से भैरवनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।